नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बिना चेहरे के कैसे होगा चुनाव? जी हाँ, क्योंकि अब पंजाब और राजस्थान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी सियासी तकरार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में हरीश रावत के सीएम चेहरा बनने के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान के बाद अब तकरार देखने को मिली है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बिना समय गंवाए रावत के नाम पर वीटो लगा दिया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोदियाल ने पहला बयान दिया, जिसमें कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये कहा गया। वहीं अब नए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। प्रीतम सिंह का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान में अभी कोई भी चेहरा घोषित ही नहीं किया गया है। उनकी राय है कि चुनावी सामूहिक नेतृत्व में होगा और पार्टी का कोई भी चेहरा है तो वो सोनिया और राहुल गांधी है। लेकिन अब बात मुद्दे की करेंगे। बिना चेहरे के चुनाव होगा इस बार उत्तराखंड में, क्योंकि पंजाब और राजस्थान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए नेता प्रतिपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। कांग्रेस आलाकमान ने अभी भी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है और जब चुनावी सामूहिक नेतृत्व में पहले चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव जीतेंगे और उसके बाद सीएम का चेहरा निर्धारित किया जाएगा और पार्टी हाईकमान कांग्रेस आलाकमान चेहरा घोषित करेगी। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि हरीश रावत चुनाव समिति के अध्यक्ष बने हैं। हम सबकी मांग थी कि उत्तराखंड में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। चुनाव में पार्टी के चेहरे को लेकर कोई विरोधाभासी बयानों के संकेत साफ हो गए हैं कि कांग्रेस में अब चेहरे को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। बता दें कि आने वाले समय में 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे को लेकर चेहरे को लेकर कांग्रेस नेताओं में आमने सामने आना पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने यह साफ किया है और उन्होंने कहा है कि हरीश रावत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेगी। और इस बीच सोशल मीडिया पर महिलाओं को 5 अध्यक्षों की टीम का हिस्सा न बनाने पर भी बहस छिड़ गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अब उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी तकरार देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की फौज में एक भी महिला का नाम शामिल न होना महिलाओं को सोचने पर विवश कर रहा है कि क्या कांग्रेस वही पार्टी है जो महिलाओं को 30% भागीदारी देने की बात करती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने प्रदेश में सभी को संतुष्ट करने की जो रणनीति तैयार की उसमें लूप होल दिखने लगा है। इससे पार्टी को जवाब देना भारी पड़ गया है, यानी कि एक और सीएम पद के चेहरे को लेकर विवाद छिड़ गया है और दूसरी ओर अब रणनीतिकारों पर महिलाओं को भागीदारी ना देने के आरोप है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उत्तराखंड में बिना चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, ये प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जोशी जी, सबसे पहले देखिए यही कि अब कांग्रेस ने ये ऐलान किया है, नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पहले चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद सीएम का दावेदार होगा। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, राजनीति में जो है कि इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के समय दिखने को मिलते हैं, दिखते भी हैं। लेकिन ये जो विषय है जिसका आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, ये विषय नितांत रूप से कांग्रेस का अंदरूनी विषय है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई वो नेता घोषित करेंगे नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री उनका का चेहरा होगा या नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता देखेगी कि भाई किस नेता पर विश्वास वो करती है, किस पार्टी पे विश्वास करती है, किस आइडियोलॉजी पे विश्वास करती है। लेकिन अभी आपने जो विषय कहा, एक तो आपने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान नहीं हुआ, एक जिस तरह से अध्यक्ष बनाए गए उसमें से मातृशक्ति को भी किसी को भागीदारी देनी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने नहीं दी। और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर जो एक तरह से मुझे लगता है कि सामंजस्य बनाने का प्रयास तो किया गया। उन्होंने चाहे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, चाहे उन्होंने अपनी कोर कमेटी बनाई, मीडिया की टीम बनाई, सारी उन्होंने कसरत 2 महीना बैठ करके जो कसरत की है। लेकिन उसका भी जो परिणाम है कि 24 घंटे के अंदर इस तरह की बयानबाजी होना कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे,
यानी एक आपस की जो ग्रुपबाजी है वो कहीं अभी भी मुझे लगता है कि थमती हुई नहीं दिख रही है। और इसका जो मैसेज है वो जनता में साफ और स्पष्ट ये जा रहा है कि 2 महीना पहले जहां पर कांग्रेस खड़ी थी वहीं पर अभी कांग्रेस खड़ी है। इसलिए अब ये कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के जो दिल्ली के देखने वाले लोग हैं प्रदेशों को, ये उनके सोचने का विषय, हमारे सोचने का विषय नहीं है। और इस पे ठीक है विचार जोशी जी, करना जो कांग्रेस होगा, और जब प्रवक्ता भी हमारे 2022 साथ का चुनाव जुड़ेंगे। होगा तो जी, कांग्रेस करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तराखंड में चेहरे पर बात चली है, तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा उत्तराखंड में, इस पर कोई जवाब? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करूं कि 2012 का एक चुनाव ऐसा था कि जिस चुनाव में हमने जनरल बीसी खंडूरी जी को चेहरा घोषित किया था। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे जो भी चुनाव हुए, चाहे वो 17 का चुनाव था, चाहे 7 का चुनाव था, चाहे 2 का चुनाव था, उन किसी भी चुनाव में हम लोगों ने चेहरा घोषित नहीं किया। हमने कहा कि हम मिलकर के लड़ेंगे, विधानमंडल दल जो तय करेगा। ठीक है, आपका जवाब सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बिना चेहरे के उत्तराखंड में चुनाव होगा, ये कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ सुरेश जोशी जी मौजूद हैं, बीजेपी से नेता हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि किस तरीके से आखिर बिना चेहरे पर चुनाव होगा। साथ ही साथ ये भी बताइए, आपने खुद ने कहा कि अभी हाल ही के चुनावों में चेहरा घोषित नहीं किया था बीजेपी ने भी। इस बार कौन सा चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी का होगा, किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए मुस्कान जी, जैसे मैंने पहले आपको बतलाया कि जो 3 चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के द्वारा किसी को भी घोषित नेता के रूप में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाया। हम सब लोग एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ने के बाद जब सरकार बनी तो सरकारों का प्रतिनिधित्व किया, सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में हम लोग बैठे। देखिए, जहां तक 22 का जो चुनाव होगा उसकी अभी हमारी जो संचालन समिति, हमारी जो टीम बनेगी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा कि भाई इस बार का जो चुनाव है वो किसी नेता के रूप में हमको लड़वाना है, या ये चुनाव जो है सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ाएगी। ये विषय जो है अभी थोड़ा दूर है, इसलिए अगर ये विषय सामने आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बतलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बिना चेहरे के अभी तक आपने चुनाव लड़ा है, सामूहिक नेतृत्व में कहें तो ये चुनाव लड़ा गया है। इस बार भी सामूहिक नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो आपके समक्ष कितनी चेतावनी आपको लगती है, कितनी चुनौतियां लगती है कांग्रेस की ओर से? क्योंकि इस बार कांग्रेस मुखर हुई है। महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारी हो गई, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस मुखर हुई है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस के, उससे आपको कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कितनी चुनौतियां आप कांग्रेस को समझते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बतलाऊं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये उत्तराखंड में नहीं, समूचे देश में जहां जहां भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस के इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की नीतियां, इस तरह की रणनीतियां बनती रहती हैं। और जिन जिन राज्यों में अभी तक चुनाव हुआ है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी आमने सामने रही होगी या तीसरा भी कोई पक्ष से आया होगा, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की और कांग्रेस को कहीं कहीं सत्ता से बाहर किया। और कई राज्य तो ऐसे हैं कि जहां 20-20, 25-25 साल से कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब है कि वो संभल के भी नहीं संभल पा रही है, कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी फिसल जा रही है, गिर जा रही है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के पूरे ग्राम सभा स्तर तक, अपने टाउन एरियाज तक, सब जगह मजबूती से हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। हमारी प्लानिंग से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी बूथ से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक की बैठकें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे जिला कमेटी हो, मंडल कमेटी हो, हमारे मोर्चे हों, प्रकोष्ठ हों। लेकिन जोशी साहब, इस बार ये जो मजबूती है कहीं ना कहीं बिखरती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम ही सीएम उत्तराखंड को मिले हैं, आपने इसी 5 सालों में जो 3 सीएम बदले हैं उसको लेकर जो जनता है वो काफी अब नाराज दिखाई दे रही है, आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मात्र अभी सीएम ही बदले गए हैं। विकास की बयार जो बहानी थी बीजेपी ने, वो नहीं हो पाई है। देखिए मुस्कान जी, हमारा जो मुद्दा रहेगा वो विकास का ही रहेगा, सरकार की उपलब्धियों का रहेगा।
और जो हमने जिस सेक्टर पे 2017 में काम हमने प्रारंभ किए थे, उन सारे सेक्टरों में, चाहे रोड का सेक्टर है, पानी का सेक्टर है, बिजली का सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, ये तमाम जितने सेक्टर हैं इनमें हमने ठीक है, मैं लौटूंगी जोशी जी आपके पास। हमारे साथ सुजाता पॉल जी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सुजाता पॉल जी आपका। इस बार जिस तरीके से कहा गया है कि अब कांग्रेस में जो चुनाव होने वाले हैं, आगे मिशन 2022 के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और अभी फिलहाल कोई भी जो नेता है उसका चेहरा जो है वो सामने नहीं रखा गया है। मैं इस पर जवाब चाहूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनकी ओर रुख करेंगे। सबसे पहले सुजाता पॉल जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस कह रही है इस बार के चुनाव जो है वो किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर भी जवाब चाहूंगी। साथ ही साथ देखिए एक मुद्दा उठकर आया है मार्केट में कि जिस तरीके से अब 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नए अध्यक्ष के साथ, उसमें महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई है। इस तरीके से महिलाओं में भी रोष देखने को मिला है। कि पहले तो हम इस बात को साफ कर चुके हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे, तो इसका तो एक खामखा का इशू बनाया गया था। और जहां तक बात है हमारे लोकतंत्र की, तो हमारे यहाँ यही होता रहा है। लेकिन ये अवश्य हो जाता है कि जब कोई गवर्नमेंट होती है, किसी की सरकार होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, तो उसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि तभी तो आपके कामों पे मोहर लगाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों में से क्या तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होगा, या उनके कामों को आप नहीं दिखाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी आज भी मोदी जी के चेहरे को आगे रखेगी, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि इनके पास चेहरे नहीं है और मोदी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। दूसरी बात, आप कह रहे, आप हमारे अंदरूनी मामले में आप हमें बता रहे हैं कि बाहर के लोग नाराज हैं। बाहर के लोग अगर नाराज है तो वो उनका देखने का है कि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी की कोई नाराजगी नहीं है, और जहां पे जो कैपेबल व्यक्ति होता है उसको रखा जाता है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहती हूँ। मगर अगर मैं ये कहूँ कि जी इस वाली समिति में महिलाएं नहीं है इसलिए हमें नाराजगी होनी चाहिए, तो इन अलग अलग चीजों में बांटने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे जो लिस्ट आप देखेंगे उसमें महिलाएं हैं, और ऐसी महिलाएं हैं जो कभी भी कांग्रेस में नहीं रही है, फिर भी उनको तवज्जो दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इशू है। ठीक है सुजाता पॉल जी, देखिए ये आरोप लगे थे इसलिए सवाल किया गया आपसे कि महिलाएं नाराज है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है, ठीक है कोई नाराजगी महिलाओं में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल उठाया कि बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, इसी तरीके से आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के पास कोई सीएम पद का चेहरा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जो है वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो पिछले 3 चुनाव भी उन्होंने सामूहिक नेतृत्व में लड़े हैं और इस बार भी वो इसी तरीके से लड़ेंगी, ऐसे आरोप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेती हूँ, फिर कांग्रेस की बात कर लेती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कभी कोई चेहरा नहीं रहा है, तभी तो कांग्रेस पार्टी से तोड़ कर ये ले गए हैं। और मैं तो इनको यही कहूंगी कि अपनी पार्टी को अगर इन्होंने बचाना है, उसके अस्तित्व को, तो अब इनको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है इनकी पार्टी ने। जब आप किसी दूसरी पार्टी से किसी नेता को ले जाते हैं तो आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल तोड़ते हैं, और वो गिर चुका है। और दूसरी तरफ लोगों के लिए जिस तरह से इन्हें काम करना चाहिए था, प्रचंड बहुमत थी, मगर ये 3 मुख्यमंत्री देते हैं, और उसके बाद अभी भी ये पता चलता है कि अभी के मुख्यमंत्री को अस्थिर करने की कोशिशें चल रही है। एक और बात, किस प्रकार से बंशीधर भगत जी ने ये बात कही कि हम 10 मुख्यमंत्री थे। अरे शर्म आनी चाहिए उन्हें, ये राज्य का मामला है। अगर उनके अपने भारतीय जनता पार्टी का मामला होता तो अवश्य ये उनका पर्सनल निजी मामला होता, लेकिन जब आप चुन लिए गए हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के दल की सरकार है, मगर सरकार तो आप मेरी भी है ना, मुख्यमंत्री तो मेरे भी हैं। अगर मेरे घर का मुखिया रोज रोज बदलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? कोई काम हुआ नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है। आप देखिए कि दाम किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार
कार्य नहीं कर पाई, कोई चीज ऐसा नहीं कर पाई जहां उनका विजन हो और उनका साथ दिया हो केंद्रीय हमारे साथ नेतृत्व ने। सुरेश जोशी जी भी मौजूद हैं, बीजेपी से नेता हैं, उनसे आपके तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। सुरेश जी, सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, मैं यही सवाल भी आपसे पहले कर रही थी कि अगर इस तरीके से बार बार आप सीएम ही सीएम देते रहेंगे तो आखिर विकास की बयार, जिस बात की आपने बात कही थी कि उत्तराखंड में विकास की बयार बहाई जाएगी, वो बयार कैसे बहाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि सावन के अंधे को ना हमेशा हरा ही हरा दिखता है। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो रही है। जब आपका अपना घर सुरक्षित नहीं है, आप अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, कहीं कांग्रेस में 2022 के चुनाव से पहले एक टूटन और ना हो जाए, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां मुझे आज दिख रही हैं। ये आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब आप और हम चर्चा करेंगे तो उस दिन आप कहेंगे, जोशी जी क्या आपने कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी की थी क्या? तो ये बात मैं आपको एक तो ये बतलाना चाहता हूँ। देखिए, दूसरा, जहां तक इश्यूज हैं, भाई जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज का सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। चाहे वो महंगाई का विषय होगा, चाहे वो डेवलपमेंट का विषय होगा, चाहे हमने जो 2017 में जनता के सामने वादे किए उन सब विषयों को लेकर के ही हम उन्हीं सरकार। जोशी साहब, पेट्रोल डीजल महंगाई के मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, इन मुद्दों के साथ आप जाएंगे कैसे जनता के बीच? अब जब पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंच गया है तो जनता, क्या आपको लगता है इस बात के लिए आपको माफ करेगी? आप जब खुद कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के ही मुद्दों को उठाकर आप सरकार में आए थे और अब आप ही की सरकार में इस तरीके से पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, इस महंगाई के मुद्दे को उठाकर आप कैसे आएंगे जनता के बीच? मैं इसका जवाब चाहूंगी आपसे। जी, लेकिन सुजाता जी इस बारे में कुछ कहना चाह रही है, आप ही की बातों में वो कुछ जोड़ना चाह रही है। मैं जवाब दे दूं आपको। देखो, पहली बात तो क्या है कि अगर कोरोना का काल आया तो कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक परिवार तक राशन देने की व्यवस्था की और किसी को जो है कि भूखे पेट नहीं मरने दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने भूखे पेट नहीं मरने दिया, तो अब आप जनता से सारा पैसा निकलवाएंगे अपना टैक्स के जरिए? सुनिए, अरे पूरी बात को सुनिए। क्या अटल आयुष्मान और हमने आयुष्मान योजना जैसी स्वास्थ्य की योजनाएं दी, क्या हमने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के भाई बहनों को स्वास्थ्य पे आधार पे छोड़ दिया क्या ये काम हमने नहीं किया क्या? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां तक देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई के जो चरण होते हैं, कुछ महंगाई ऐसी होती है जो तात्कालिक होती है, कुछ दीर्घकालिक होती है, कुछ टेम्परेरी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी घटेंगे और जिस तरह से अभी सरसों के तेल के रेट बढ़े थे, अभी डाउन आ गए, सब्जियों में कईयों के रेट बहुत डाउन आ गए, दालें स्थिर है, आटा चावल गेहूं के कोई रेट इस तरह से 5 साल में चीनी के नहीं बढ़े। इसलिए सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है जोशी साहब, मैं लौटूंगी। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, देखिए, चुनावी मोड में ये रहते हैं, चुनाव को जंग की तरह देते हैं, लेकिन ये उन जैसे कुछ देश होते हैं ना जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, तो वो दूसरों के घरों को तोड़कर, दूसरों की कमजोरियों को ढूंढकर या उनके स्ट्रेंथ को उनकी कमजोरी बनाकर लोगों के अंदर डर और भय का वातावरण बनाकर उन लोगों को अपनी तरफ करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। ये हमने देखा है कि किस प्रकार से टैपिंग नहीं, हैकिंग करके टैपिंग करी गई है पेगासस में। और अभी आपने सुन लिया, मुझे बताइए, चाहे बेरोजगारी की बात कर रहे हो, चाहे वो खाना पहुंचाने की बात कर रहे हो, राशन पहुंचाने की बात कर रहे हो, महंगाई को कम करने की बात कर रहे हो, इनकी पूरी बातों में एक बात आती है कि चुनाव आएंगे तो रेट कम होंगे। और दूसरी बात क्या कि किस प्रकार से सारा विजन जो है, जो केंद्र कहेगा वही हम करेंगे। तो मुझे बताइए कि हमारे संघीय ढांचे पर ये किस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। और सावन के हरे को हरा ही दिखता है और इनको केवल हरा हरा दिख रहा है। कई कलर होंगे, उस हरे में भी कई तरह के हरे होंगे जोशी जी, मगर आपको बता दूं कि आप हिंदुत्ववादियों की सरकार है, आप हिंदुओं की सरकार नहीं है, आप सनातन धर्मियों की सरकार नहीं है। आपने देखा है देवस्थानम बोर्ड के तीर्थ पुरोहित किस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जिनको आपने देवस्थानम बोर्ड में बैठाया है उनका भी विरोध हो रहा है। तो मेरे 4 धाम के पुरोहित आपका विरोध कर रहे हैं। और आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात, 33 ग्राम से
जी मैं लूटूंगी, समय की कमी है। जोशी साहब पूरे मुद्दे पर आपका मात्र 30 सेकंड में आखिरी कमेंट सर। देखिए, मैं सुजाता बहन की एक बात से सहमत हूं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ते हैं, हम हिंदुओं की सरकार बनाना चाहते हैं। ये भी मैं इस बात को आपके चैनल पर खुले तौर पे कह रहा हूं। मुझे इस बात से कहीं कोई इतराज नहीं है कि हम जो है हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं जो है कि कांग्रेस के उस वक्तव्य को भी बताना चाहता हूं जो एक बार नहीं 100 बार हिंदू विरोधी का आपने कार्य किया और नाटक हिंदू होने का किया। मैं वो नाटक वाला हिंदू नहीं हूं। मेरी पार्टी और मेरी आइडियोलॉजी उस नाटक वाली हिंदू वाली नहीं है। हम हिंदू के नाम पर अगर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उस हिंदुत्व में नेशन फर्स्ट है, उसमें देश पहला है। जोशी साहब ठीक है, हिंदुओं के आपने बात कही है, लेकिन हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है सुजाता जी, मात्र 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट में। हम हिंदुओं की सरकार है क्योंकि हिंदू कुश पर्वत के इधर जो रहता है वो हम हिंदुस्तानी होते हैं, और हम भारतीयों की सरकार है, भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये बता रहे हैं, इसीलिए जनता इनको नकार चुकी है और जनता इन्हें जो पटखनी देगी 2022 में, केवल उसका इंतजार करने की जरूरत है। लोगों को मोहताज करने के बजाय उन्हें सक्षम करना भारतीय जनता पार्टी को आया नहीं, इसीलिए आज जनता इनसे नाराज है और उखाड़ फेंकेगी 2022 में। ठीक है सुजाता जी, समय की कमी है इसलिए आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस बार दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगी, अब देखना होगा कि सामूहिक नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा कितना कारगर ये सामूहिक नेतृत्व होगा और उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी का कौन चेहरा होगा जो आगे सरकार चलाएगा। फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चुनावी संग्राम में दिग्गज मैदान में, ये इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब लगभग 7 महीने से भी कम का समय बचा है। प्रदेश में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ने लगा वैसे ही अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। पार्टी इस बार भी बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और इसी के लिए विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में 403 में से 300 से अधिक सीटें जीतने का भी लक्ष्य रख दिया है और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है और चुनाव लड़वा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह के नाम शामिल है, क्योंकि यही वो दिग्गज है जिन्होंने अभी के समय में सरकार चला रहे हैं और काफी बेहतरीन और अहम काम भी किए हैं। इसी के साथ बीजेपी जी जान से इस कोशिश में लगी हुई है कि पार्टी आलाकमान और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है कि कैसे विधानसभा में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दोहराई जाए। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के दौरों को देखकर अब ये साफ लग रहा है कि बीजेपी हर हाल में अपने चुनावी समीकरणों को पूरा करेगी। और जिस तरीके से चुनावी समीकरणों को पूरा करने की अगर बात करें तो हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें हमने देखा जातीय समीकरणों को और पूरे राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य दिग्गज भी विधान परिषद के सदस्य हैं और इनका कार्यकाल भी जल्दी ही समाप्त होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी सितंबर 2022 तक है, यानी कि सितंबर 2022 के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होगा। और बीजेपी की कोशिश है कि अगर दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की विधानसभा सीटें भी सुरक्षित रहेंगी। 2022 में इन 5 लोगों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और अभी इन्हीं 5 लोगों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें जो है वो बीजेपी में तेज हो गई है। लगातार पार्टी हाईकमान चाह रहा है कि इस बार दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए ताकि दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद
कोई भी संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 तक लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, जिसके बाद सीएम पद उससे पहले ही बना है और सीएम रहने के लिए आपको ये भी बता दें कि एक विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव आर्य के साथ साथ मनोज, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनका अभी कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है, यानी कि बीच का जो 2023 और 24 का समय बचेगा, उसको देखते हुए आगे संवैधानिक संकट जिस तरीके से उत्तराखंड में खड़ा हुआ वो ना हो, उसको देखते हुए दिग्गजों को मैदान में उतारने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब अटकलें ये भी है कि अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट से 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू और डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को भी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड की सीट में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विनोद सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शाही जी, सीधे आपसे एक ही सवाल, इस बार दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिशें, अटकलें जो जोर पकड़ रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई, और क्या इस बार अयोध्या से जो अटकलें लगाई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? किसी भी दल का कोई भी नेता अगर चुनाव में जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। और 2022 के मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव है और सितंबर के टाइम पर सभी हमारे जो बड़े नेता हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो पार्टी का अगर निर्देश होगा तो सारे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, और कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। अटकलें आपने भी कहा, अटकलें लगाई जा रही है, तो अटकलें तो अभी बहुत कुछ लगेंगी, चुनावी साल है, बहुत कुछ अटकलें लगाई जाएंगी। लेकिन यह है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व का ऐसा दिशा निर्देश है कि एक जो सुनने में आ रहा है कि हमारे बड़े नेता जो भी हैं, जिनका सितंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो सब लोग लगभग कहीं ना कहीं किसी चुनाव से जनता के बीच में जाकर हम अपने अच्छे किए हुए कामों को लेकर जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। और किस स्थान से, जैसे अभी आपने कहा अयोध्या से लड़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आपको एक बात बता दूं कि एक किसी मीडिया के ही बहुत बड़े चैनल के भाई ने पूछा उनसे कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट सा जवाब दिया होता है, हिंदुस्तान की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर मैं जीत सकता हूं, क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है, उनकी जो काम की छवि है, उनकी जो अपने परंपरा के प्रति लगाव है, उनका जो विचारधारा है, उसके पोषक पूरे हिंदुस्तान में है। और मैं तो यही कहता हूं कि हमारे दल में ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की चीजें लेते हैं। बाकी दलों पे तो लोग यहाँ से वायनाड जाते हैं, जीत जाते हैं, यहाँ हार जाते हैं, जो उनकी पुश्तैनी सीट हुआ करती है। अब ये भी देखने को मिला है। जी ठीक है, अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सीधे तौर पर देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद ने कहा कि कहीं से भी चुनाव लड़े वो जीत ही जाएंगे। अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष वो चेहरा होगा, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो मिशन 2022 को सार्थक और सक्षम तरीके से लड़ने में समर्थ होगा। समझिए, जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जो नाराजगी है आम जनता में, वो सर्वे सामने आई, उस पर विवाद हुए, कई दौर की यहाँ से लेके दिल्ली तक पत्राचार हुए, वार्ताएं हुए, तो निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। ये सही है कि लगातार जिस प्रकार से संविधान का, मानवाधिकार का उल्लंघन पूरी भारतीय जनता पार्टी अगुवाई कर रही है, योगी जी उसकी कप्तानी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश के और प्रदेश के जनमानस के विरुद्ध है। और इसलिए इनमें बहुत असुरक्षा की भावना जाग चुकी है, भयभीत है पूरी पार्टी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, अब तो फाइनल मैच आने वाला है, तो ये कहा जाए तो इस प्रकार से कोई ना, और इनका काडर भी, आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निराश है। उसकी स्थिति यह है, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने वार्डों में जाने की स्थिति में नहीं है।
क्योंकि जनता यही पूछ रही है, आपने तो ये वायदे किए थे, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं, कोई सम्मान नहीं, सरकार पता नहीं किस अंधकार में और अहम में रह रही है। तो इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है इससे इनका कैडर जाग जाएगा और कुछ स्फूर्ति आ जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब फाइनल मैच है, उसमें देखा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता योगी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी सीट से छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी लड़ेगा और उसको अपार जनता का प्यार और स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। हमें शाही आशा जी, करते हैं। ठीक है, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता सीएम को हराने का दावेदार प्रबल माना जा रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। मुस्कान जी, बढ़िया, ये आत्मविश्वास अच्छा है और आत्मविश्वास से लबरेज अगर नहीं रहेंगे तो इनके कार्यकर्ता जो इस समय जो है हर जिले में भी नहीं है, वो बरकरार नहीं रह पाएंगे। और मैंने अभी कहा, एक उदाहरण दिया मैंने कि, और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रभारी हैं इनकी प्रियंका जी, वो जब से उनको प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, तब से उनके जो इर्द गिर्द के बड़े नेता थे वो कांग्रेस को छोड़कर चले जाना उचित समझा उन्होंने, क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिला था। और उसमें एक नेता का नाम मैं ये लूंगा कि जैसे वो दूसरा हमारे यहाँ जितिन प्रसाद जी आए, तो भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वो तो कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। तो ये इस तरीके की, जहां पर जिस कार्यकर्ता के प्रति आस्था हो जिस दल का, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी 50% वोट की बात करती है, और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से विनोद जी को भी पता है कि 5% वोट पर इनकी पार्टी सिमट गई है। तो ये एक आप लोग निष्पक्ष रूप से आप लोग इसका निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता इनका कहां खड़ा होगा। अरे, इनको 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अभी ये दलों से जो गठबंधन कर रहे हैं तो उससे इनको प्रत्याशी मिलेंगे, नहीं तो इनके पास 403 प्रत्याशी नहीं है। मुस्कान जी, कांग्रेस की बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है और आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। अमेठी जो इनकी संसदीय सीट कब से चली आ रही है, वहां देखिए क्या उन लोगों ने नरक मचा रखा था, जिसमें इंडस्ट्री लोग लेके आए, सब बंद, पानी की व्यवस्था वहां पर इन लोगों ने अपने संसद कोष से नहीं किया था। एक सीट बची है उत्तर प्रदेश में इनकी, सोनिया जी की, जो कहते हैं कि हाँ कांग्रेस की हमारी एक सीट है। तो ये देखने और कहने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसी नहीं। हमारी एक नेत्री है, 10 सेकेंड और, हमारी एक नेत्री स्मिता ईरानी जी किस जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी कि राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, जो इनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और जो इनके होने वाले अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं शायद जी। ठीक है, जवाब इससे ले लेते हैं इसका कांग्रेस प्रवक्ता से। सर देखिए, जिस तरीके से कहा गया है, खुद अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि आपके पास ही चेहरा नहीं है और आपके पास सिर्फ एक सीट बची है और सूपड़ा साफ हो जाएगा। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी ये दावा कर चुके हैं इस बार की 403 में से 300 सीटें सीधे उनके पाले में जाने वाली है। और प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर हाल ही में गठबंधन के भी संकेत दिए थे। तो क्या आप अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम पद के दावेदार जो हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल के सीएम हैं, उनके लिए कोई भी छोटा नेता, छोटा कार्यकर्ता प्रबल दावेदार है। तो क्या आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे इस बार, या फिर जिस तरीके से गठबंधन के जो समीकरण बनने जा रहे हैं उन्हीं समीकरणों को खरा उतरेंगे आप और गठबंधन करेंगे? गठबंधन भी समान विचार वाले दलों से होगा। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है तो उसको गठबंधन की क्या आवश्यकता है? ये पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में क्यों गठबंधन के साथ है? अभी आप देखना केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी दलों को शामिल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दृष्टिगत किया गया। तो ये कहने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी और मैं यकीन दिलाता हूँ हर चुनाव अपने आप में अनोखा होता है। पिछले 7 वर्षों से और उत्तर प्रदेश की सरकार भी देखा, जो वायदे किए थे, जो सपने दिखाए थे, सब झूठे साबित हुए हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। देखिए, इनके पास जिला पंचायत से लेके इस समय राष्ट्रपति तक की कुर्सी है। ये यही कहते थे कि मैं ये बन जाऊंगा तो ये सब ये दिखाऊंगा, ऐसा चमकीला बना दूंगा प्रदेश और देश। और देश की जनता देखिए ऐतिहासिक स्तर पर बेरोजगारी का हाल, शिक्षा का हाल, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सब देश की जनता लगातार देख रही है। अब इनकी शैली, इनकी सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना लिया। उत्तर प्रदेश से उसका आगाज होगा।
ठीक है, अश्विनी शाही जी, विनोद जी कह रहे हैं कि अब सरकार बदलने का मन जनता ने बना लिया है। आप कितनी चुनौती कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई पर मुखर हुई है कांग्रेस, बेरोजगारी पर मुखर हुई है कांग्रेस और इतने तमाम मुद्दों को लेकर आप कितनी चुनौती बीजेपी, कितनी चुनौती कांग्रेस को देखती है अपने सामने? देखिए, हमारे भाई विनोद जी ने जो कहा उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में इस समय बहुदलीय व्यवस्था चल रही है और बहुदलीय व्यवस्था होने के साथ हमने जब एनडीए बनाया था तो हमने बहुत से दलों को, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में हमने बहुत से दलों का समावेश किया था उसमें। लेकिन उसमें भी क्या था कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती थी। लेकिन आज के दिन में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का उदार चेहरा कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अपने बल पर बहुमत में है, अपने बल पर, लेकिन फिर भी हम अपने सहयोगियों को साथ में लेकर उनको, इन्होंने पूछा उसका जवाब है ये कि उनको हम लोगों ने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनको जिम्मेदारियां दी। बिहार में देखिए हम बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने गठबंधन के साथी को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में नीति और नियत ही है। इस समय हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर ही चलते हैं। दूसरा आता है कि आपने कहा कि इस समय मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर अभी कल से ही बहुत सारी अखबारों में और आपके टेलीविजन चैनलों में दिखाया जा रहा है। खैर कांग्रेस तो मैं अभी कह रहा हूँ 30 साल से कहीं सत्ता में है नहीं, तो कांग्रेस का तो कोई मैं आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन पिछली 2 सरकारें हमारी थी, एक सरकार ने 90,000 की नौकरी दी, दूसरे ने 2 लाख की दी, हमने 6.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। उसके बाद हमने जो हमारे श्रमिक भाई जी श्रमिक जो लौट कर उनकी स्किल मैपिंग करा। ठीक है शाही जी मैं लौटूंगी आपके पास इस बीच, जी मैं लौटूंगी आपके पास। तो चलिए अब रुख सीधे मुद्दे की ओर कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी शाही जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। जी मैं ये कह रहा था कि जब हम बेरोजगारी की तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने इस समय सरकारी नौकरियां 6.5 लाख से ऊपर दिया है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कायम किया है। और अभी आने वाले दिसंबर तक हम और लाखों नौकरियां जो सृजित हैं उनको हम भर्तियां करने जा रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह इतनी पारदर्शिता है कि हमारे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं लोगों को। पारदर्शिता हो रही है। पिछली सरकारों का जो घोटाला, सबने जल निगम घोटाले से लेकर और पुलिस घोटाला सबका देखा था, उसका हश्र क्या हुआ था। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमने मनरेगा में सर मैं आपकी दूसरी बात जरूर सुनूंगी, जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चुनावी संग्राम में दिग्गज इस बार मैदान में उतरने वाले हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जो पहले की सरकारें थी उनसे ज्यादा नौकरियां इस बार उत्तर प्रदेश में दी है और उत्तर प्रदेश में आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तमाम आंकड़ा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल दिया है और खुद उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये तमाम चीजें देखने के बाद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए दावेदार है। प्रबल दावेदारी किसकी होगी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, उसमें आपका बड़ा चेहरा कौन होगा? सीएम पद का दावेदार किसे रखेंगे आप? ये प्रियंका जी, राहुल जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की से और जो इन्होंने भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं, ये 4.5 साल का जो भाव इन्होंने उत्तर प्रदेश को चुनने का रांची का दिया है, ये जनता भूलने वाली नहीं है। ये चाहते हैं कि केवल रस्म अदायगी के लिए मलहम लगा देंगे तो उसका इनको कोई चुनावी लाभ मिलेगा, ये होने वाला नहीं है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है, हताश है। इनके मंत्रियों ने जब वो पलायन को विवश थे तो उन्होंने चोर और डकैतों की संज्ञा दी। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कितने लोगों का जीवन संकट में, परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। सरकार के पास कोई मॉडल नहीं, सिर्फ ये हाईलाइट की सरकार है और केवल हाईलाइन पे और केवल प्रचार पर विश्वास करती है। तो हेडलाइन से और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी रही है, इनको जवाब देगी। इनको मैंडेट मिला था सेवा करने का, लेकिन इन्होंने हर गंभीर जन सरोकार के मुद्दे की उपेक्षा की है, झूठ बोलने का काम किया है, केवल अपना चेहरा चमकाने का काम किया है।
इनका झूठ और सच हर एक जनता, हर एक घर, हर एक गांव के लोगों के सामने आ चुका है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इनसे बिना दबे, बिना डरे इनके झूठ का पर्दाफाश किया, इनको इनकी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इनसे सवाल किया, इसलिए घबराए हुए है पूरी पार्टी। और प्रियंका राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश नेतृत्व देखिए पिछली बार भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा था और देखा किस तरीके से पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, इतनी ज्यादा सीटें आई थी। उसको देखते हुए इस बार आप कितनी चुनौती बीजेपी को समझते हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस को वो कोई चुनौती फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं समझ रहे हैं। आपके लिए कितनी चुनौतियां होंगी बीजेपी को हराने में? यही तो रणनीति है, जो जिससे उनको भय लगता है उसको कहते हैं कि नहीं, इससे हमें कोई चुनौती नहीं है। इनके अंदर, इनके मीटिंग जो चलती है उसमें यही कहा जाता है किस प्रकार से जो प्रियंका गांधी की कुशल नेतृत्व क्षमता है, जो संयोजन क्षमता है, जिस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता पुराना नया सब एकजुट होकर इनके खिलाफ तैयार हो चुका है लड़ाई के लिए। इसलिए ये जानबूझ के कह रहे हैं कि इसको डर कांग्रेस से है। आपने लगातार देखा, प्रधानमंत्री की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही। हमारे प्रदेश के नेताओं, हमारे राज्य के नेताओं सबसे ज्यादा इन्होंने जेल भेजने का काम हमारे नेताओं को किया, उन पे झूठी FIR करने का काम किया। तो कौन जनता की आवाज बन के कौन लड़ाई लड़ रहा है? जनता के साथ न्याय की बात कौन कर रहा है? इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए ऐसी बात कहेंगे। इस बार चुनाव हो जाए, साफ हो जाएगा सब। शाही जी, बीजेपी जिस तरीके से डरी हुई है कांग्रेस से, ये कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है और बीजेपी के तमाम मीटिंगों में कांग्रेस की ही बातें चलती हैं। मुस्कान जी, बीजेपी इनका कहना है एकदम डरी हुई है, लेकिन बीजेपी इनके नेताओं के प्रकोप से नहीं डरी है, नेताओं के आचरण से डरी हुई है। अब देखिए, मैंने अभी पहले आपको कहा कि एक यहाँ पर जो है रायबरेली की सीट बची है और अमेठी, तो रायबरेली कांग्रेस की जो है परिपाटी थी, उसके खानदानी सीट चली आ रही थी 2-3 पीढ़ियों से। और उत्तर प्रदेश की जनता से इतना स्नेह था कि इन लोगों ने जिताकर भेजा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने थोड़ा सा उत्साह देखा कि इनका यहाँ की जनता के लिए कम हो रहा था, तो उनको अमेठी से उखाड़ फेंकने का भी काम किया। और कल तो हद हो गई। आपने, इनके नेता जो हैं, उन्होंने किस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर दिया। कैसे डराएंगे ये हमको? एक आम के लिए कह दिया कि हैदराबादी आम हमको ज्यादा पसंद है, उत्तर प्रदेश के नहीं पसंद है। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को भी बांटने का काम चालू कर दिया। भाई इतना तो कहते कि एक किसान जिसके समर्थन में ये लोग हैं, वो आम का उत्पादन करते हैं लखनऊ में, दशहरी आम पूरे विश्व में विख्यात है। शाही जी, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इन्हीं बातों में। विनोद साहब, देखिए, ये पूरी तरीके से भ्रामक बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच बांटने वाली विघटनकारी है। राहुल जी ने जो पूरा बयान था, उन्होंने कहा लंगड़ा आम खाते हैं। लंगड़ा आम कहाँ का है? वो नहीं उत्तर प्रदेश का है क्या? ये कैसी बात करते हैं? हर चीज में राजनीति। आप राजनीति से ऊपर उठ के देखेंगे कि नहीं? स्वाद में राजनीति हो रही, कोई लाइटर टोन पे बात कर रहा, उत्तर प्रदेश का ही आम लंगड़ा आम भी है। उन्होंने कहा है कि आपको दशहरी ज्यादा पसंद है कि लंगड़ा ज्यादा पसंद है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लंगड़ा खाता हूँ और आंध्र प्रदेश का भी आम खाता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? आप बांध सकते हैं लोगों की भावनाओं को, लोगों के स्वाद को। भारत एक है, अखंड भारत है। आप कैसी राजनीति करते हैं? राजनीति करनी हो तो विकास की राजनीति करिए, मुद्दे की राजनीति करिए, लोगों की बेहतरी की राजनीति करिए। ये व्यक्तिगत आक्षेप लगा के आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत राजनीति की बात हुई है शाहिद साहब के मुद्दे की राजनीति करिए। और मुद्दे कांग्रेस ने इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पेगासस विवाद एक और उठ गया है। इसी के साथ कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार कांग्रेस मुखर हुई है बीजेपी के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सदन में भी। देखिए मुस्कान जी, मैं मानता हूँ पेगासस पर इन लोगों ने चर्चा नहीं कराया, जबकि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार थी। इसलिए ये पूरी तरीके से फालतू है। किसी एक विपक्ष के लोगों ने अगर हिम्मत होता, जिसका फोन टैप कराया गया था, इनके राहुल गांधी का मैं नाम लेता हूँ, अगर उनको आशंका थी तो एक FIR कराना चाहिए था। ये टीवी और रेडियो और सड़कों पर कहने से काम नहीं चलेगा। अगर उनको दिक्कत थी तो उनको FIR कराना चाहिए। क्या किसी ने FIR कराया? पेगासस का मुद्दा आ जाता है। मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ कि अब विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जब से आए हैं, 4.5 साल से बेहतरी की तरफ उत्तर प्रदेश को ले गए हैं।
आज पहले हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अभी जो है 17 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने तैयार कर दिया है, जिसमें 8 चालू है और 9-30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब 17 में और हर जिले में हमको एक मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना है हमारा, और पीपीपी मॉडल पर उसको हम काम को शुरू कर चुके हैं। तो आज जो है अब जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी, अब 17 मेडिकल कॉलेज में अगर मैं कह रहा हूँ 500 सीटें भी बढ़ेंगी तो कितने डॉक्टर उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल बाद प्रोड्यूस होंगे, ये सोचिए। स्वास्थ्य में एक बेहतर सेवा कोविड में हमने एक अकेले कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, जो कोरोना से पीड़ित होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी हुई उनकी, हर जिला हर गांव में दौरा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वाकई कर्मयोगी हैं। किसी पूरे सूबे के किसी मुख्यमंत्री ने अपने घर से और ऑफिस छोड़कर कहीं जाने का कष्ट नहीं किया। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान, अपने जनता के सम्मान में मैदान में खड़े थे। हर घर में पूछ रहे थे राशन मिला कि नहीं मिला, पैसे आए कि नहीं खाते में, दवाई आई कि नहीं खाते में। तो विकास हम कर रहे हैं। हमने अपराध को समूल नाश करने का काम किया है। हमने यहाँ संगठित अपराध खत्म कर दिया है। 45,000 से ऊपर जो गुंडे थे उनको जेल में गैंगस्टर एक्ट लगाकर भेजा है। 150 से ऊपर हमने बड़े माफियाओं को मारने का काम किया है। पहली सरकार है, पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जिनके अंदर ये हिम्मत थी कि ठोक दो। सड़कों पर जो किसान बैठे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मुस्कान जी, वो किसान, मैं बहुत स्पष्ट रूप से उस पर अलग मैं ये बयान देता हूँ, इसको आप अंडरलाइन करके सुन लीजिए। वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित इस समय वो लोग बैठे हुए हैं, और अभी भी सरकार उनको इतना सम्मान दे रही है कि उनको बुलाकर वार्ता करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी तैयार हैं। किसान अपने खेतों में है मुस्कान जी, किसान को इतना समय नहीं है कि वो सड़क पर बैठेगा 8 महीने। और उसके अलावा किसान ने इन जो यहाँ पर छद्म किसान बैठे हुए हैं, इनको बता दिया है अनाज ज्यादा पैदा करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, अनाज ज्यादा पैदा किया, मंडियों में अनाज बेचा ज्यादा, हर साल से ज्यादा रिकॉर्ड खरीदारी उत्तर प्रदेश में हुई है। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें महंगाई में सरसों का रेट देखिए 8,000 से ऊपर कह रहे हैं कि जो सड़कों पर किसान बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसका समर्थन आपको मिल रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से किसानों के साथ तो इन्होंने धोखा किया ही, छल किया अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन कम से कम उसका सम्मान तो बरतना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा दिखाता है। मैं कहता हूं, अगर वो मवाली हैं, आपकी मंत्री ने कहा शपथ लेते ही किसानों को सबसे पहला टारगेट किया कि वो मवाली हैं। अरे भाई, अगर मवाली ही हैं तो प्रधानमंत्री जी और ये जो झूठ बोलते हैं आपके कृषि मंत्री जी की नहीं हम किसी समय बात करने के लिए तैयार हैं, दोनों में से सिर्फ एक बात सही हो सकती है। और अगर आप बात करने का ऑफर दे रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसानों के प्रति। उसमें जो भी किसान है अपना काम छोड़ के नुकसान करके ये कर रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है। विनोद जी, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी आप दोनों को। बहरहाल बहुत ही शुक्रिया अश्विनी शाही जी और विनोद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस बार दिग्गजों के मैदान में उतरने की बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि जब दिग्गज मैदान में उतरेंगे तो क्या कुछ सियासी समीकरण बनेंगे और किस तरीके से चुनावों को पूरे तरीके से सार्थक तरीके से लड़ा जाएगा, और कितनी जो हकीकत है, चुनावी हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वो सामने आएगी। बहरहाल फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।